नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जो तुर्की खलीफा बन दुनिया के मुस्लिम राष्ट्रों को कंट्रोल करने की साजिशें रचता रहा, खाड़ी का खलीफा बनने के लिए कई मुस्लिम देशों में गृह युद्ध कराता रहा, जो कट्टरपंथी की हदों को पार कर सरकारी तंत्र का भी इस्लामीकरण कर गया, जिसने सीरिया में विद्रोह करा, सत्ता परिवर्तन कराया, वो तुर्की अब खुद गृह युद्ध में चला गया। तुर्की के 81 शहरों में से 50 से ज्यादा में जनता सड़कों पर है। सैकड़ों गिरफ्तारियां हो रही हैं। पत्रकार, राजनेता, व्यापारी जिसने भी एर्दोगन के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उसको सलाखों में डाल दिया गया। लेकिन एर्दोगन के खिलाफ विरोध क्यों है? क्यों एर्दोगन को सत्ता से हटाने के नारे लगाए जा रहे हैं? क्या एर्दोगन ने सभी हदों को पार कर दिया या फिर तुर्की के संविधान की हदों को तोड़ने की तैयारी की जा रही है? और क्या संविधान के खिलाफ चौथी बार राष्ट्रपति बनने के लिए एर्दोगन किसी भी हद तक जा सकते हैं और उनको रोकने के लिए तुर्की की जनता भी किसी भी हद तक जा सकती है? आज हम आपको बताएंगे तुर्की के खलीफा एर्दोगन को चुनौती देने वाले इमामोगुल कौन है, जिनको सलाखों में डालना एर्दोगन को भारी पड़ गया है, और क्या इसकी वजह से होगा तुर्की खलीफा का तख्ता पलट। सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर को जरा देखिए कि इस तस्वीर के अंदर तुर्की के अंदर जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है उसका मूल छिपा हुआ है। जरा इस तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर को समझिए, क्योंकि इसमें जो कुर्सी पर संकट आया है उससे पहले ये वहां के प्रतीकात्मक तस्वीर है, वो प्रतीकात्मक तस्वीर जो तुर्की के अंदर विरोध की वजह बन गई है। लेकिन एर्दोगन और इमामोगले के बीच क्या विवाद है, इससे जुड़ा एक कंटेंट आपको दिखाते हैं। जरा देखिए उसको भी कि विरोध की वजह और किस तरीके से ये चिंगारी उठती चली गई। सबसे पहले जिसकी कुर्सी पर संकट है वो है एर्दोगन, जो तुर्की के राष्ट्रपति, जो चौथी बार शपथ लेना चाहते हैं और उसके लिए वक्त से पहले इलेक्शन कराना चाहते हैं। लेकिन इलेक्शन में जो सबसे बड़ा खतरा है वो चेहरा ये है, वो है इमामोगले, जो कि इस्तांबुल के मेयर हैं, प्रमुख विपक्षी नेता हैं, और माना जा रहा है कि इस बार एर्दोगन को जो राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर टक्कर देंगे वो इमामोगले होंगे। और उनको लेकर जनाधार इस कदर है कि उनको गिरफ्तार करने के बाद तुर्की के अंदर गृह युद्ध छिड़ गया है। और गृह युद्ध के अंदर की तस्वीरें क्या है, जरा इन तस्वीरों को देखिए, आपको अंदाजा होगा कि तुर्की के अंदर चल क्या रहा है। तुर्की में शहर शहर बगावत की लहर है। इस्तांबुल हो या अंकारा, सड़कों पर विरोध का शोर गूंज रहा है। इस्तांबुल के मेयर इमामोगलू को गिरफ्तार कर लिया गया और यह गिरफ्तारी वो चिंगारी साबित हुई जिसने मौजूदा राष्ट्रपति एर्दोगन के खिलाफ आग को हवा दे दी है। एर्दोगन के खिलाफ यह अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तुर्की में विरोध की आग तेज हो रही है। लाखों लोग इस्तांबुल, अंकारा और इजमीर की सड़कों पर है। लोगों का हुजूम 2013 के गेजी पार्क विरोध की याद दिला रहा है। 2013 में गेजी पार्क में सरकार के खिलाफ हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन में एर्दोगन की सरकार को हिलाकर रख दिया था। तब मामला पर्यावरण से जुड़ा था, जो बाद में सरकार की तानाशाही के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन बन गया। आज भी कुछ ऐसा ही लगता है। इमामोगलू की गिरफ्तारी एक गंभीर समस्या का लक्षण भर नहीं है, बल्कि समस्या इसके अलावा और भी है। इकोनॉमी से लेकर लोग असंतुष्ट हैं, न्यायपालिका पर अविश्वास है, प्रेस की आजादी पर बड़े सवाल हैं। विरोध करते लोग एर्दोगन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इमामोगलू की गिरफ्तारी ने विपक्ष को एकजुट कर दिया है और जनता को किस तरीके से सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। और सड़कों पर लाकर खड़ा करने के दौरान सड़क संग्राम, खलीफा और खिलाफत सब नजर आ रहे हैं। जरा देखिए जो वहां घट रहा है, उस घटने के दौरान जो आंकड़े सामने आए वो आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। जो विरोध में रैलियां 55 प्रांतों के अंदर रैलियां हो रही है। कुल 81 प्रांत हैं तुर्की के अंदर, उनमें से 55 प्रांत ऐसे हैं जहां इस वक्त एर्दोगन की सरकार के खिलाफ, एर्दोगन के इमामोगलू को गिरफ्तार करने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं। 5 दिन के अंदर 1133 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और यह आधिकारिक आंकड़ा है।
वैसे ना जाने कितनों लोगों को वहां गिरफ्तार कर दिया गया जिनको दर्शाया नहीं गया। एक्स अकाउंट जो बंद किए गए हैं वो 700 से ज्यादा अकाउंट हैं जिनको बंद कर दिया है तुर्की सरकार ने, सस्पेंड कर दिया, क्योंकि वहां एर्दोगन की सरकार के खिलाफ उस अकाउंट का इस्तेमाल हो रहा था, इमामोग्लू के पक्ष में उस अकाउंट का इस्तेमाल हो रहा था। इसके अलावा सख्ती जरा देखिए, सड़कें बंद कर दी गई हैं, मेट्रो का संचालन बंद कर दिया गया है और 4 दिन तक सार्वजनिक कार्यक्रम बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान पत्रकार, राजनेता, व्यापारी और विरोधी जो भी है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और ये एक लोकतांत्रिक देश के अंदर कुल मिलाकर तानाशाही की तरफ बढ़ता वो कदम है जो एर्दोगन को चौथी बार राष्ट्रपति बनने की सनक के साथ देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल चुका है। लेकिन एर्दोगन के खिलाफ यह दूसरा बड़ा प्रदर्शन है, ऐसा नहीं कि पहली बार प्रदर्शन हो रहा है। 2013 के बाद एर्दोगन के खिलाफ यह सबसे बड़ा प्रदर्शन है। 22 साल से सत्ता में मौजूद राष्ट्रपति एर्दोगन के खिलाफ तुर्की में दूसरा सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। इससे पहले 2013 में एर्दोगन के खिलाफ गेजी में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया था। 2016 में भी एर्दोगन के तख्ता पलट की कोशिश की गई थी। तुर्की सेना के गुट ने सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयास किए थे। एर्दोगन की नीतियों को लेकर सेना में उनके विरुद्ध असंतोष था। तख्ता पलट विफल रहा, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों गिरफ्तार किए गए और कुछ वैसे ही स्थिति इस वक्त भी बन रही है। लेकिन क्या वाकई में यह सब बर्दाश्त नहीं होगा? इसको लेकर तुर्की के नेता बयान दे रहे हैं। बयान में वो क्या कह रहे हैं, इस चिंगारी को कैसे बुझाने की कोशिश करें, जरा इसको भी पढ़िए। ये जो कहा जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि हमारी सड़कों पर आतंक फैलाना और हमारे देश की शांति और सुरक्षा को खतरे में डालना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अली येरलिकाया बोल रहे हैं जो कि मंत्री हैं तुर्की के। अब सोचिए, 80 प्रांत में से 55 प्रांतों के अंदर प्रदर्शन है। क्या वाकई में इसको आतंक कहा जाएगा या सरकार की नीतियों का विरोध कहा जाएगा? जब जनता सड़कों पर उतरती है तो सिंहासन हिलते हैं और यह सिंहासन इस वक्त तुर्की में हिलता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो इमामोग्लू के पक्ष के लोग हैं, जो इमामोग्लू की पत्नी है, वो क्या कह रही है, जरा इसको भी देखिए। वो कह रही है ये तुम्हें हरा देगा, तुम हार जाओगे। इकरम के साथ जो अन्याय किया गया है कि उसने हर किसी की अंतर आत्मा को झंझोड़ दिया है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये दिलेक काया है, डॉक्टर दिलेक काया, जो इमामोग्लू की पत्नी है और वो कह रहे हैं कि एर्दोगन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो हारेगा, सलाखों से इमामोग्लू छूटेगा और राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन इन सब के बीच में सवाल यह कि एर्दोगन क्यों इमामोग्लू से डर रही है, उसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि एर्दोगन 3 बार से राष्ट्रपति है, उसके बावजूद एक शहर के मेयर से अगर वो डर रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है, जरा इसको भी समझिए। एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने के एर्दोगन के रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा है वो दरअसल इमामोग्लू है, जो कि लंबे समय से सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति से भी ज्यादा वहां तुर्की में लोकप्रिय हो गए। 2024 में इमामोग्लू दोबारा इस्तांबुल के मेयर चुने गए, जिससे उन्हें एक ऐसा नेता माना जाने लगा जो चुनाव में एर्दोगन को हरा सकता है। इमामोग्लू की बढ़ती लोकप्रियता ने एर्दोगन को डरा दिया और इसलिए बाकी सत्ता विरोधियों की तरह इमामोग्लू को भी जेल में डाल दिया गया। एर्दोगन सिर्फ अपने राष्ट्रपति पद की रक्षा नहीं करना चाहते, बल्कि वो इस्तांबुल को फिर से हासिल करना भी चाहते हैं। दरअसल 2019 में शहर को विपक्ष के हाथों खोना न केवल एर्दोगन को एक राजनीतिक झटका था, बल्कि एक वित्तीय झटका भी था और इससे एर्दोगन इस्तांबुल के विशाल संसाधनों से दूर हो गए, उनके दोहन से दूर हो गए, जिससे दशकों तक उनको मजबूती मिलती रही। इस्तांबुल को वापस पाने से आर्थिक कठिनाई को इस समय में उनकी राजनीतिक ताकत में बढ़ोतरी होगी और एर्दोगन इस्तांबुल को वापस अपनी मुट्ठी में चाहता है। अब क्योंकि इमामोग्लू को गिरफ्तार कर लिया गया, सलाखों में डाल दिया गया, मेयर से हटा दिया गया, इससे उन्हें इमामोग्लू की जगह पर इस्तांबुल के गवर्नर को अपनी मर्जी से नियुक्त करने का मौका मिल गया। इमामोग्लू एर्दोगन से भी 2 कदम आगे चल रहे हैं। वो धर्मनिरपेक्ष मतदाताओं के बीच लोकप्रिय तो हैं ही, रूढ़िवादी मुसलमानों को भी वो आकर्षित कर रहे हैं। वो कुरान की आयतों को सार्वजनिक रूप से पढ़ते हैं, अपने भाषणों में इस्लाम की बातें करते हैं,
जिससे रूढ़िवादी मतदाता जो अभी तक एर्दोगन के साथ नजर आता था वो भी इमामोग्लू के पक्ष में नजर आ रहा है। और इसी वजह से एर्दोगन ने इमामोग्लू को रास्ते से हटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन ताकत अगर लगाई गई तो इल्जाम भी लगाए गए होंगे। इमामोग्लू को जब गिरफ्तार किया गया तो किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, कौन कौन से आरोप इमामोग्लू पर लगाए गए, जरा ये भी देखिए। और क्या अब इमामोग्लू वर्तमान स्थिति में राष्ट्रपति पद के दावेदार हो भी सकते हैं या नहीं, इसको भी समझिए। दरअसल इमामोग्लू भ्रष्टाचार और आतंकी संगठन की मदद के आरोप में गिरफ्तार किए गए। इमामोग्लू आधुनिक तुर्की के निर्माता मुस्तफा पाशा की पार्टी CHP के नेता हैं। 23 मार्च को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जाना था, लेकिन इससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया, जिससे विरोध भड़क गया। इमामोग्लू और 6 अन्य लोगों पर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की मदद करने का आरोप है। आपको बता दें कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी तुर्की के अंदर एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। CHP ने गिरफ्तारी को अगले राष्ट्रपति के खिलाफ तख्ता पलट बताया। CHP नेता ओजगुर ओजेल ने कहा कि अब भी इमामोग्लू ही राष्ट्रपति उम्मीदवार रहेंगे। इस बीच इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपील की, विपक्षी पार्टी से राष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की। देश में अब एक निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संभव नहीं, यह कहा गया। वहीं तुर्की सरकार ने विपक्ष के सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। इमामोग्लू की गिरफ्तारी से पहले इस्तांबुल यूनिवर्सिटी ने उनकी डिग्री को रद्द कर दिया था, और यह एक बड़ा कदम जो एर्दोगन की तरफ से उठाया गया। और क्यों बड़ा कदम? क्योंकि तुर्की के संविधान के मुताबिक अगर कोई कैंडिडेट राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी हायर एजुकेशन पूरी होना बेहद जरूरी है। हायर एजुकेट होगा तो ही वह राष्ट्रपति का कैंडिडेट होगा, और ऐसे में इमामोग्लू की जो डिग्री थी उसको रद्द कर दिया गया है। क्या इसके बाद वो अपने आप ही राष्ट्रपति की दौड़ से बाहर हो गए हैं? हालांकि अदालत अपना फैसला नहीं बदलती तो उन्हें अब यह सच है कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा, क्योंकि इस मामले में अदालत सुनवाई करेगी, और अगर डिग्री रद्द हो गई तो इमामोग्लू राष्ट्रपति की दौड़ से बाहर हो जाएंगे, और अगर डिग्री सही पाई गई तो एर्दोगन राष्ट्रपति की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि एर्दोगन ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चौथी बार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। इमामोग्लू की गिरफ्तारी को एर्दोगन से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एर्दोगन ने इमामोग्लू की गिरफ्तारी साजिश के तहत कराई है, क्योंकि तुर्की में साल 2023 में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसमें एर्दोगन को लगातार तीसरी बार जीत हासिल हुई थी। ऐसे में अब अगला चुनाव साल 2028 में होना है। तुर्की के संविधान के मुताबिक कोई भी चौथी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। खलीफा एर्दोगन एक और कार्यकाल पाने के लिए संविधान बदल सकते हैं। इसके लिए देश में समय से पहले भी चुनाव कराए जा सकते हैं। एर्दोगन को पिछले साल अपनी सबसे बुरी चुनावी हार का सामना करना पड़ा था। देश भर में हुए निकाय चुनाव में विपक्षी CHP पार्टी ने तुर्की के उन बड़े शहरों और नगर पालिकाओं में जीत दर्ज की थी जो एर्दोगन के सत्तारूढ़ दल AK पार्टी का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में एर्दोगन चौथी बार राष्ट्रपति बनने के लिए 2 बड़े बदलाव कर सकते हैं। पहला, संविधान के अंदर से उस राइडर को ही हटा दिया जाए जो चौथी बार राष्ट्रपति की शपथ लेने में बाध्य है, यानी संविधान को ही बदला जा सकता है। दूसरा, संविधान यह भी कहता है कि अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं तो उस चुनाव के अंदर कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है। एर्दोगन इसकी तरफ जा सकते हैं और वो 2026 के अंदर चुनाव करा सकते हैं, और इसमें सबसे बड़ी बाधा उनके सामने इमामोग्लू है, और उनको गिरफ्तार करा दिया गया और उनकी डिग्री सस्पेंड करा दी गई है। लेकिन पहले भी तख्तापलट हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि तुर्की के अंदर पहली बार तख्तापलट हो रहे हैं, इससे पहले भी कई बार तख्तापलट हो चुके हैं। अगर आधुनिक तुर्की की ही बात कर ली जाए तो आधुनिक तुर्की में सेना ने कई बार सरकार के खिलाफ तख्तापलट की है। 1960 में प्रधानमंत्री अदनान मेदेरेंस को हटाया गया और फांसी दे दी गई थी। 1971 में सेना ने मेमोरेंडम के जरिए सरकार को मजबूर किया था। 1980 में सैन्य तख्तापलट ने राजनीतिक अस्थिरता को खत्म कर दिया था।
राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा और आर्थिक संकट इसके लिए जिम्मेदार रहे थे। लेकिन आधुनिक तुर्की की बगावतें कब कब हुई, जरा इस पर भी एक नजर डालिए और इसमें 2025 को भी मेंशन कर लीजिए। लेकिन इससे पहले जरा देखिए जो बड़ी बड़ी बगावतें हुई वो कब कब हुई। पहली 1925 में शेख सईद के खिलाफ जो विरोध था वो विद्रोह का रूप लेता नजर आया। दूसरी 1938 में दरसिम विद्रोह के रूप में नजर आई। तीसरे 1960 में प्रधानमंत्री अदनान मेंदेरेस को फांसी दी गई, उस दौरान विरोध नजर आया। चौथा 1971 में सेना ने सरकार को मजबूर किया, मेमोरेंडम के जरिए मजबूर किया। इसके अलावा 1980 में सेना तख्तापलट से राजनीतिक अस्थिरता खत्म जरूर हुई, लेकिन एक बार फिर से वहां राजनीतिक अस्थिरता बनती हुई नजर आ रही है। और अब जरा इन पांचों विद्रोह को जरा समझने की कोशिश कीजिए। शेख सईद विद्रोह यह कैसे तुर्की के अंदर तख्तापलट का एक प्राय बना। दरअसल गणतंत्र की स्थापना के बाद यह पहला बड़ा विद्रोह था। कुर्द नेता शेख सईद ने अतातुर्क के धर्मनिरपेक्ष सुधारों और खलीफा के उन्मूलन के खिलाफ पूर्वी तुर्की में बगावत की। कुर्द राष्ट्रवाद और इस्लामीवाद असंतोष के कारण यह विरोध हुआ। सरकार ने इसे सख्ती से कुचला और शेख सईद को फांसी दे दी। यह कुर्द तुर्क संघर्ष की शुरुआत का प्रतीक बना। जबकि तुर्की में खलीफा का इतिहास अगर ये बताया जाए तो यह भी एक लंबा चौड़ा इतिहास है। हालांकि वर्तमान स्थिति में खलीफा पदवी नहीं है, यह पदवी खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी अर्दोगन खुद को खलीफा ही मानते हैं। तो चलिए खलीफा का इतिहास भी आपको बताते हैं। तुर्की में खलीफा का इतिहास उस्मानी यानी ऑटोमन साम्राज्य से जुड़ा है, जो 13वीं सदी से 20वीं सदी की शुरुआत तक प्रमुख इस्लामी शक्ति रहा। खलीफा इस्लामी दुनिया का धार्मिक और राजनीतिक नेता होता था, जिसे पैगंबर मोहम्मद का उत्तराधिकारी माना जाता था। तुर्की में खलीफा की अवधारणा उस्मानी सुल्तानों के साथ जुड़ी हुई थी। खलीफा की उपाधि औपचारिक रूप से 1517 में सुल्तान सलीम प्रथम ने अपनाई। इसके बाद से उस्मानी सुल्तान न केवल राजनीतिक शासक थे, बल्कि पूरी सुन्नी मुस्लिम दुनिया के आध्यात्मिक नेता भी बन गए। खलीफा का स्वर्ण युग 16वीं और 17वीं सदी को माना जाता है, जबकि 18वीं और 19वीं सदी में उस्मानी साम्राज्य कमजोर होने लगा। यूरोपीय शक्तियों के उदय, आंतरिक विरोध, आर्थिक संकट ने खलीफा की सत्ता को प्रभावित किया। प्रथम विश्व युद्ध ने खलीफा व्यवस्था को और ज्यादा कमजोर कर दिया। 1922 में उस्मानी सल्तनत को समाप्त कर दिया गया, लेकिन खलीफा की उपाधि कुछ समय तक बनी रही। 3 मार्च 1924 यह तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मार्च का ही महीना है और मार्च के महीने में ही तुर्की में एक बार फिर से खिलाफत हो रही है, अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ। 3 मार्च 1924 को तुर्की की असेंबली ने खलीफा व्यवस्था को खत्म कर दिया। लेकिन जिस तरीके से खलीफा व्यवस्था को खत्म किया गया, उसमें जो पीछे के विरोध हैं, जो विद्रोह हैं, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। दरमिस विद्रोह जो 1937 से 1938 के बीच में हुआ, वो भी एक महत्वपूर्ण घटना तुर्की खिलाफत और खलीफा के बीच की। दरमिस जो अब तुंजेली के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र में कुर्द और अलवी समुदाय ने 1937-38 में केंद्रीय सरकार के नियंत्रण वाले तुर्कीकरण नीतियों के खिलाफ विरोध किया। सांस्कृतिक दमन, सैन्य हस्तक्षेप विरोध की वजह बने और सेना ने इसे क्रूरता से दबाया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और कहा तो यह भी जा रहा है कि अर्दोगन से अतातुर्क की विरासत खतरे में है। अतातुर्क तुर्की के निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गया। इसके बाद मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने आधुनिक तुर्की की नींव रखी थी। उन्हें मुस्तफा कमाल पाशा के नाम से भी जाना जाता है। खलीफा अर्दोगन अब अतातुर्क की नीतियों को खत्म करने जा रहे हैं। अर्दोगन 2003 से तुर्की की सत्ता में है। उनकी पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट है। अर्दोगन की पार्टी इस्लामिक झुकाव वाली रूढ़िवादी पार्टी है। जब भी उनकी सत्ता पर संकट आए तो उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो मुस्तफा कमाल अतातुर्क की नीतियों से सीधे टकराते हैं। अतातुर्क ने धर्म और सरकार को अलग किया था, शिक्षा और कानून में आधुनिकीकरण किया था,
एर्दोगन ने धर्म को सार्वजनिक जीवन में जगह दी, स्कूल में धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दिया, मस्जिदों का निर्माण कराया, यहां तक कि तुर्की की पहचान हागिया सोफिया को भी मस्जिद में बदल दिया। 2016 में एर्दोगन का तख्ता पलट करने की कोशिश नाकाम रही और इसके बाद एर्दोगन ने सेना पर अपनी पकड़ को मजबूत किया, न्यायपालिका और मीडिया पर नियंत्रण के प्रयास किए। वहीं 6000 से ज्यादा सैनिक गिरफ्तार किए गए, 2 दर्जन से ज्यादा जनरल पर मुकदमे चला गए और 9000 पुलिस अधिकारी, वित्त मंत्रालय के 1500 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए। 3000 न्यायाधीशों को निलंबित किया गया। 2017 में एर्दोगन ने संवैधानिक बदलाव कर राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ा लिया। एर्दोगन की नीतियां दिखाती है कि वो सत्ता पर पकड़ मजबूत रखना चाहते हैं और शायद इसीलिए इमामोग्लू को गिरफ्तार कर सलाखों में डाल दिया। लेकिन जो विद्रोह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ ऐसा ही विद्रोह आपने कुछ महीने पहले सीरिया के अंदर देखा था, जब सीरिया के राष्ट्रपति को भागना पड़ा था देश छोड़कर, और उस विद्रोह के पीछे तुर्की का हाथ कहा जाता है और तुर्की ने ही वहां सत्ता परिवर्तन कराया था। देखिए, कुछ ही महीने बाद तुर्की के अंदर भी तख्ता पलट हो रहा है और जो खुद को खलीफा मानते हैं वो एर्दोगन डरे हुए हैं और लोगों को सलाखों में डाल रहे हैं। क्या तुर्की में भी सत्ता परिवर्तन होने वाला है? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।